Thank you. JC Neha Dalal ma'am to read JCI Creed. Neha Dalal ma'am. Is she here? Yeah. Who is reading JCI Creed? Neha Dalal ji. भैया अनम्यूट कर दीजिएगा. प्लीज नाम बोलिए एक बार उनका. नेहा दलाल मैम. मैम नेहा मैम, आपको एक प्रॉम्प्ट आया होगा आपकी स्क्रीन पर. Is anybody else, ma'am? मोनिशा मैम. शालिनी, अभिषेक में हम बोल रहे हैं. यस शालिनी मैम. आइए हम सब JCI क्रीड का वाचन करते हैं. हमारा विश्वास है कि ईश्वर में आस्था मानव जीवन को सार्थकता एवं उद्देश्य प्रदान करती है, कि मानव की बंधुत्व भावना राष्ट्रों की प्रभु सत्ता से परे है, कि आर्थिक न्याय की सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतंत्र मानव के उद्यम द्वारा ही हो सकती है, कि शासन व्यक्ति का नहीं वरन विधि का होना चाहिए, कि वसुधा की महान निधि मानव व्यक्तित्व में निहित है, कि मानवता की सेवा जीवन का सर्वोत्तम कार्य है. Thank you. Thank you, Shalini ji. I request JCRT President Harshna Vora ma'am for her opening remarks and recognition of guests. आज JCI इंडिया के प्रोजेक्ट प्रयास के अंतर्गत इस प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ. मैं विशेष स्वागत करती हूँ नेशनल प्रेसिडेंट JC राखी मैम का. मैं स्वागत करती हूँ नॉम कोऑर्डिनेटर प्रयास दीप्ति P मैम का. मैं स्वागत करना चाहती हूँ ZVP बलवीर पाल सर का. मैं स्वागत करती हूँ प्रयास जोन कोऑर्डिनेटर DP गुप्ता मैम का. साथ ही मैं स्वागत करती हूँ आप सभी डिग्निटरीज का, आप सभी का, सभी ZGP मेंबर्स का, सभी लोम मेंबर्स का और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का. मैं JCRT प्रेसिडेंट हर्षना वोहरा आप सभी को सादर JC अभिवादन. दोस्तों, ये प्रयास उन विशेष प्रकल्पों के लिए है जो जिंदगी में हैं तो बहुत, मगर जिन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है या जिनके बारे में बात नहीं की जाती है, और इसी कारण अनेक महिलाएं समस्याओं से घिरी रहती हैं. आज के इस प्रोग्राम प्रयास के द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं कि हम महिलाओं को जागरूक करें, उनके प्रश्नों के सही जवाब उन तक पहुंचा सकें और उन प्रश्नों के सही जवाब देने, उन समस्याओं को समाधान तक ले जाने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सीनियर गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर रजनी चत्तर मैम. मैम, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया. मुझे भरोसा है कि मैम द्वारा दी हुई जानकारियां और समाधान का लाभ हम जरूर लेंगे, और ये लाभ सिर्फ यहाँ उपस्थित लोगों को नहीं
वरन JCI भोपाल YouTube के माध्यम से आने वाले कई समय तक कई लोगों को प्रदान करता रहेगा। मैं एक बार पुनः स्वागत करती हूँ सभी डिग्निटरीज का, जोन से पधारे सभी अतिथि गणों का, सभी पास्ट प्रेसिडेंट्स का, JCI भोपाल के सभी बोर्ड मेंबर्स का, उपस्थित पदाधिकारियों का, और मैं इन सभी के साथ आप सभी की इस सभा में उपस्थिति दर्ज करती हूँ। क्योंकि समय थोड़ा कम है, हमारे साथ आज हमारे चैप्टर में हमारी NP मैम, हमारी नेशनल प्रेसिडेंट मैम चीफ गेस्ट के रूप में है, इसलिए हम सब पहले मैम को सुनना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि हम मैम को ज्यादा से ज्यादा समय सुने। इसलिए मैं आगे की कार्यवाही MOC को रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आगे आप कार्यवाही स्टार्ट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय जैसी। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं हम हमारे गेस्ट को वेलकम करने के लिए पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत करते हैं। अतिथि देव बन पधारे, स्वागत हो स्वीकार हो, द्वार हमारे आप आ गए सहज लुटाते प्यार, साधन कम पर भाव विहल है, स्वागत है श्रीमान, आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार। मैं पुष्प गुच्छ से हमारे गेस्ट का स्वागत करती हूँ। ZVP JC अजीत सर का पुष्प गुच्छ से स्वागत करती हूँ। हमारे यहीं के ZVP JC बलबीर पाल सर का पुष्प गुच्छ से स्वागत करती हूँ। मैं जोन कोऑर्डिनेटर JC दीपी गुप्ता मैम का पुष्प गुच्छ से स्वागत करती हूँ। मैं जोन प्रेसिडेंट JC सीनेटर लक्ष्मण शर्मा सर का पुष्प गुच्छ से स्वागत करती हूँ। मैं नॉर्म कोऑर्डिनेटर JC दीप्ति P मैम का पुष्प गुच्छ से स्वागत करती हूँ। मैं नेशनल प्रेसिडेंट JC राखी मैम का पुष्प गुच्छ से स्वागत करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। Now I request our DOP JC Shraddha Agarwal ma'am to give details of today's program. हम सब जानते हैं कि स्वस्थ परिवार की नींव होती है घर की महिला, इसलिए JCRT ने इनवाइट किया है सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रजनी चत्तर जी को, जो हमें कुछ ऐसी जानकारी देंगी जो हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार छोटी सी जानकारी भी हमें बड़ी से बड़ी समस्या से बचा सकती है और हमें बहुत से जानलेवा हमले से बचा सकती है। आशा है यह सेशन आपके लिए काफी ज्ञानपूर्ण होगा और आपको स्वस्थ रखने में योगदान देगा। तो आइए इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू श्रद्धा मैम। मैं कुछ लाइंस बोलना चाहती हूँ। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। हमारे अतिथि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर सब इन्हें जाने इसलिए परिचय देना आवश्यक है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हमारे जोन कोऑर्डिनेटर प्रयास JC दीपी गुप्ता मैम को। मैम, आप हमें कुछ अपने शब्दों से मार्गदर्शन दें, हमें अनुग्रहित करें। मैम दीपी। धन्यवाद MOC। आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद आपका। गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में वर्चुअली हमारी नेशनल प्रेसिडेंट JC राखी मैम जी उपस्थित हैं। मैम, मैं आपका सादर अभिवादन करती हूँ। हमारा और जो हमारी नेशनल मैम है, उन लोगों हमारा साथ है ना, पिछले साल भी था 2020 में। वो नीड ब्लड कॉल नीड ब्लड कॉल JC थी नॉन कोऑर्डिनेटर, और मैं जॉन कोऑर्डिनेटर JC नीड ब्लड कॉल JC थी। हमारे बीच में वर्चुअली हमारी नॉन कोऑर्डिनेटर
जैसी दीप्ति जी उपस्थित हैं। मैम मैं आपका सादर अभिवादन करती हूँ। जॉन प्रेसिडेंट लक्ष्मण शर्मा जी, ZBP अजीत जी, बलवीर जी और वर्चुअली उपस्थित सभी सीनियर्स एवं ZDB मेंबर्स का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर रजनी मैम जी का मैं जो हमें हमारे बीच में रह करके हमें जानकारियां देंगी, उनका मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को परिवार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज परिवार दिवस है। आशा है कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की विषम परिस्थितियों में जहां कोविड की दूसरी लहर से हम सभी परेशान हैं, अगर इन विषम परिस्थितियों में हम साथ हैं, स्वस्थ हैं, तो हम कहीं ना कहीं भगवान हमारे साथ हैं। हम लोग यहाँ पर मेन्स्ट्रुअल हाइजीन पर महिलाओं को पीरियड के समय क्या क्या परेशानियां होती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आज वर्चुअली प्रोग्राम रखा गया है। ये मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगी, या ये यूं कह लो कि शेयर करना चाहती हूँ कि सैनिटरी पैड का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था। सैनिटरी पैड का आविष्कार मैरी बीटराइस कैनेट नाम की महिला द्वारा किया गया था, जिसकी वजह से महिलाएं गंभीर बीमारियों से बची हुई हैं। और आगे की जानकारी डॉक्टर्स और हमारी रजनी मैम जी देंगी। और धन्यवाद। थैंक यू दीप्ति मैम। शुभकामनाओं के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पूरे परिवार के साथ सब सुरक्षित हैं और यही शुभकामना है कि सब लोग सुरक्षित रहें। जोन प्रेसिडेंट सर आ गए हैं क्या? लक्ष्मण सर, अभिषेक सर? लक्ष्मण सर थोड़ा सा लेट ज्वाइन करेंगे, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी PD बिजनेस जैसी लीना मेहता जी को कि वो नॉन कोऑर्डिनेटर प्रयास जैसी दीप्ति मैम का परिचय दें। Thank you, Meenakshi ji. It's my privilege to introduce NOM Coordinator Prayas, JC Deepti P. Ma'am, who is the founder of TM Shahjahan Foundation for the Welfare of Unprivileged Women and Children. Belonging to Calicut, Kerala, she is an active JCI member since 2017. She has won an Outstanding Lady JC's Award of JCI India in 2020, was awarded with an Outstanding Zone Director Award in 2019, has also won an Outstanding JCRT Wing Award of Zone 21 for year 2018. Working as an active socialist for the women and children, she has also won the Greater Malabar Initiative Award in 2021, a She Star of Calicut District Award, an Excellence Award of Rotary Club 2019, and an International Women's Day Award of Meralda Jewels in 2019. This endless list of your achievements are worth an appreciation, ma'am. It's our honor to have you among us. Thank you. Thank you, Leena ma'am. मैं अब JC दीप्ति P मैम को रिक्वेस्ट करती हूँ, मैम प्लीज गाइड अस विद योर एनलाइटनिंग वर्ड्स। Thank you, Leena ji and Meenakshi ji. Good evening to one and all. See, JCI India initiated Project Prayas in the year 2018. And the objective of Prayas is to create awareness about menstrual health and hygiene practices for women and girls, and also donate sanitary pads to needy people every month across India so that we can avoid period shaming by 2030. Menstruation as it's a natural biological process that every girl and woman goes through every month for half of her life. Still, including me, like when we have a family get together or a friends get together, we feel shameful to talk about it in public. And also, women have many restrictions during menstruation.
To remove the taboo and social stigma, we have to conduct programs, including our JJs, JSREDs and JCs, and also associate with other NGOs, like school and college groups. Now there is no exams going on, so we can involve them to reach the grassroots level. This type of awareness programs will motivate people to break the taboo and social stigma and open up the issue in public, and can inspire both men and women to come forward and talk about it. According to research, says that 3 out of 10 girls only know about puberty. Every mother should educate her daughter about period cycle, or else buy some comic books like Menstrupedia, which will help girls to get more knowledge about periods. As there is COVID surge happening everywhere, we can't do physical programs and sanitary pad donation to needy people. And that can be done in September for JCA week. I request all your full support and participation for Prayas Day programs. Our National President Rakhi ma'am and our ND programs, Rajida ma'am, is giving us full support. So I thank Rakhi madam from bottom of my heart for being a chief guest for today's program. And thanks to JCI Bhopal for organizing this wonderful session. And thanks to Zone Ambassador, JC Dipi Gupta, and JSRED President JC Harshana Bahra for inviting me. And thanks to all the people who have joined here for this Prayas sessions. Best wishes for a grand Prayas Day. Thank you. Stay home and stay safe. अभी join कर लिया. Thank you, ma'am. Thanks a lot for your guiding and enlightening words. अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी VP ट्रेनिंग जेसी प्राची मैम को कि वो नेशनल प्रेसिडेंट जेसी राखी मैम का परिचय दे. Thank you, Meenakshi ma'am, for giving me this privilege. तारीफ अपने आप की करना बिल्कुल फिजूल है. खुशबू खुद ही बता देती है कि कौन सा फूल है. JCI empowers young people to become active citizens, take responsibility for global challenges in their community, and identify targeted sustainable solutions, motivated by the passion to transform community and the world, and to serve the society. Socially super active Rakhi Jain laid the foundation of a new lady loan, JCI Rachi Udan, in the year 2012 and won the award for the best loan president in Sonicon, best new loan in Netcon. With smart working determination and commitment, she has surpassed many milestones, have received appreciation for every officer. Her journey started during the year 2014. She held the office of Zone Director. That year, she won the Best Zone Officer Award and also the Best Participation Award in OTS. In the year 2015, she served as the Zone Vice President, Zone 3rd, and in the year 2016, she became the first Zone Director. Passionately following her strategic plans, dedication, and commitment, in the year 2017, she became the Zone President of Zone 3. Thereby, she became the first Zone President in JCI India and also won the 100% Zone Efficiency Award. That's why she earned a title to herself, Iron Lady, in Zone 3 and NGB as well. In the year 2018, she served as the Norm Coordinator in JCI India. The year 2019, there came the first lady EVP for her zone, Rakhi Jain, the first ever lady Executive Vice President, JCI India, and also received the Best EVP Award. She was also appointed as JCI's SDG Pioneer Committee member in 2020. A true leader who has proven track record in all streams of leadership, now elected as our national president for the term 2021. It is definitely an overwhelming feeling to be seen by others as a superwoman. Rakhi Jain is a commerce graduate and successful businesswoman dealing with Rajasthani antique gift business and manager in Oriflame. She is socially active in many other several organizations. She is passionate in traveling, socializing, and public speaking. Born and brought up in Ranchi, married to Ankur Jain, and blessed with 2 kids, Archita and Bhavya Jain. Your honorable presence made this program very special. Ma'am, now this floor is all yours. Thank you.
Thank you, Prachi ma'am. Thank you, Prachi ji. I have to speak? Yes, ma'am. Yes. Okay. Thank you, the chairperson, Jesse Harshna, and the zone coordinator, Jesse Deepi Gupta, and the chairman, Meenakshi ji, and the norm coordinator for Prayas from our national, Jesse Dipti, and ZP is, I think, joined or not, but my dear ZP, Jesse Lakshman, and today's speaker, Jesse Rajni ji, and all the members who present here from this LOM and zone and from national, all the past, current, and future LOM governing board, zone governing board, and national governing board members. A very warm good evening to all of you from your national president Rakhi Jain. First of all, thank you for inviting me this wonderful program Prayas, because हम सब जानते हैं being a ladies की what is the importance of this day and what is the importance of this event. That's why JCI India is also celebrating this day as a Prayas Day on 28th May as an International Menstruation Hygiene Day all over the India. So हम भी 28 मई को इस दिन को पूरे इंडिया में सेलिब्रेट करना चालू किए हैं गत 2-3 सालों से, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छी बात है कि हम फीमेल्स के लिए कुछ लोग सोच रहे हैं और वो आगे आ रहे हैं। और आजकल ये इसको हम प्रॉब्लम बोलिए, चाहे हम इसको वरदान बोलिए, कुछ भी बोलिए, आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। पहले लोगों में बहुत हिचकिचाहट थी कि हम कैसे किससे बात करें, हम कैसे चर्चा करें, अपनी प्रॉब्लम कैसे बताएं, या हम पीरियड्स में भी हैं तो घर वालों को कैसे बोलें। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा, फैमिली इन्वायरमेंट पूरा चेंज हो चुका है। अकॉर्डिंग टू इसको साइंटिफिक रीजन मान के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ पुराने जमाने के बुजुर्ग लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि दिस इज रिलेटेड टू साइंटिफिक चीज है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अभिशाप है या कोई खराब चीज है फीमेल्स को होना या करना। So this is the very great thing for as a female for all of us कि all generation, all types of people adopted this problem or this thing of our ladies. So really we have to appreciate JCI India also, JCI also कि वो भी इसकी कैंपेनिंग कर रहे हैं इतने अच्छे से, और we are celebrating Prayas Day. In every zone we are appointing as a Prayas coordinator. In national also we are appointing a national Prayas coordinator. So this is really this is the example कि रियली हम उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं और हम हर तरह से इसको मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई भी चीज नहीं है। और बस ये है कि हाँ इसमें कैसे हमको अपना केयर करना है, ठीक है, बीइंग एजुकेटेड पर्सन, बीइंग अ गुड फैमिली, वी ऑल नो कि कैसे करना है। पर अभी भी गांव में इसके बारे में नहीं पता कि हमको इसको कैसे ध्यान रखना है, या वहाँ अभी भी पैड बोलिए जो भी उनको मतलब इस चीज के लिए चाहिए होता है वहाँ अभी भी उसकी प्रॉब्लम है, शॉर्टेज है, उनको नहीं मिलता है। ठीक है, तो सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से एज ए फीमेल जेसी विंग लोम कि प्लीज आप थोड़े गांव के लोगों को हेल्प करने की कोशिश कीजिए, गांव तक जाइए और वहाँ के लोगों की जरूरत की समझने की कोशिश कीजिए लेडीज लोग का, क्योंकि जब हम गांव की स्टोरी सुनते हैं ना तो बहुत खराब लगता है। क्योंकि ये फीमेल लोम है इसलिए मैं खुल के बोल पा रही हूँ यहाँ पे। स्पेशली मुझे सुनने में आया है या पता चला है कुछ इंक्वायरी से, कुछ गाँव ऐसे है कि वहाँ पे उनको पैड के उनको कपड़ा भी अवेलेबल नहीं है, वो घर के किसी कोने में बैठे रहते हैं और मतलब जो उनको मिलता है किस तरह वो उसको यूज करके उस प्रॉब्लम को रोकने की कोशिश करते हैं और घर के कोने में बैठे रहते हैं। ऐसी बहुत बुरी स्थिति है किसी गांव की, बहुत सारे गांव की। तो जरूरत है ऐसे सोशल एनजीओ कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और जो टाइम ऑफ द डिमांड है उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो इस तक के भी हमको पहुंचना पड़ेगा वैसे गांव में भी कि जहाँ क्या ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, हमको वहां पे पहुंचना पड़ेगा और वहां पे कुछ उनको वैसी फैसिलिटी अरेंज करके देनी पड़ेगी। देन रियली वी आर द JCI members and really we are ready to help the needy people, or really we are belong to a one very good organization just JCI. We have to prove these things. So really I am happy you people are creating this awareness as a Prayas Day in your LOM also, in your zone also. So please keep doing like that. Wish you all the very best for today's event also, for your future also, and for your tenure also. And we all know this is the COVID time, but then also you people are not sitting alone in the home, not sitting quiet in the home, and you are doing such type of projects in the Zoom level also, because we can create awareness in Zoom also. After this pandemic, you can go and show your awareness in the to the needy people. Already I told you, already I covered this point. So once again, wishing you all the very best and congratulations for a successful event. Thank you. Thank you, Rakhi ma'am. Thank you so much.
आपके शब्दों ने हमारे अंदर बहुत ऐसी हलचल मचा दी है और हम भी सब इन सब चीजों में काम करना चाहते हैं और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम लोग सब हैं साथ में और अकेला तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बट साथ मिलके सब लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैम हम सब आपके साथ हैं और हम भी इस अभियान में काम करना चाहते हैं, बहुत दिल है। थैंक यू। थैंक यू मैम। अब हम अपना प्रोग्राम आगे की तरफ ले जाते हैं। मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ। आज के सब हमारे गेस्ट से इतने अच्छे शब्द मिले हैं, हमें इतना प्रोत्साहन मिला है, गुणकारी सोबत मिली, गुणकारी उपदेश, आभारी हम आपके आए श्री विशेष। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब लोगों का। आपके साथ जो ये लम्हे, जो ये पल हमने बिताए हैं, वो हमारे लिए यादगार हैं अभी और हमेशा। मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। और आप भी हमें याद रखें, इसलिए JCI भोपाल की तरफ से ये टोकन ऑफ लव प्लीज एक्सेप्ट करें। सबसे पहले हमारी नेशनल प्रेसिडेंट JC राखी मैम, आप हमारी तरफ से टोकन ऑफ लव ग्रहण करें। राखी मैम, थैंक यू। हमारी नॉर्म कोऑर्डिनेटर JC दीप्ति P मैम, प्लीज एक्सेप्ट दिस टोकन ऑफ लव। जोन प्रेसिडेंट JCI सेनेटर लक्ष्मण शर्मा, जिन्होंने हमेशा हमें हेल्प किया है, हमारा हमेशा साथ दिया है और हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि सभी JCI मेंबर्स आपके जैसा बनना चाहते हैं सर, और आपके ही जैसे मेहनत करना और काम करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। हम अपना टोकन ऑफ लव आपको प्रेषित करते हैं, प्लीज एक्सेप्ट। प्लीज एक्सेप्ट टोकन ऑफ लव टू ZVP बलवीर पाल सर। आपका हमें हमेशा साथ रहता है, उसके लिए थैंक यू सर। टोकन ऑफ लव टू ZVP अजीत सर, थैंक यू सो मच। आज की हमारी ये इनॉग्रल सेरेमनी यही समाप्त होती है। आई गिव माई हार्टफेल्ट थैंक्स टू ऑल आवर मेल गेस्ट्स एंड मेंबर्स। आपकी उपस्थिति ने हमारे कार्यक्रम में चांद लगा दिए, 4 चांद लगा दिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। I request all female guest members and non-members and guests to give your complete attendance and attention to our forthcoming program, because this is specially and specifically for all of us, and this is for our benefit, and this will be very informative, I promise. प्रयास का प्रयास है कि उनके प्रयास से हमारी बच्चियों और महिलाओं का जीवन स्वस्थ और सुखप्रद हो। इसी श्रृंखला में हमारा आज का यह कार्यक्रम है। मैं अपनी मेंटोर मैनेजमेंट JC नेहा भंडारी मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आज की हमारी सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रजनी चतर मैम का परिचय दें। Thank you, Meenakshi ma'am. A warm good evening to one and all present here. It's my honor कि आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से रूबरू कराने जा रही हूँ जिनका नाम पर्याय है रात्रि का, निशा का, जिनका नाम डॉक्टर रजनी चटर है। But when you come to know the grace of her personality and the immense work done by her for the sake of women, तब आपको लगेगा कि भले ही इनका नाम रात्रि का पर्याय है, लेकिन इनका व्यक्तित्व, इनकी पर्सनालिटी दिन का पर्याय है, एक नई सुबह का पर्याय है, एक सुनहरी सुबह का पर्याय है। So it's really a pleasure for me to introduce a graceful, humble and respectful personality, Dr. Rajni Chattar ma'am, with you all. Ma'am is a senior gynecologist and has an experience of 32 years in her field. She has completed her MBBS and MD in 1989. Further in her journey, she has given her prominent services in Sir
Gangaram Hospital and Dr. B.L. Kapoor Hospital in Delhi for 14 years. Presently, she is working her own PMC American Hospital in Kota, Rajasthan since 2009 with world-class facilities and services for women. So really, it's a privilege for us to have you, ma'am, among us. So even at the midst of your busy schedule, we thank you for this, ma'am. Now, over to you, ma'am, please. Good afternoon, everybody. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes. Okay. सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये सोचा मीटिंग करने का और मुझे एक चांस मिला कि मैं अपनी पसंद का काम मतलब कि और महिलाओं को कुछ जानकारी दे पाऊं, कुछ अवेयर कर पाऊं, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर हम एक महिला को अवेयर करते हैं तो पूरी फैमिली अवेयर होती है, क्योंकि महिला ही किसी भी परिवार का एक केंद्र होती है। तो बहुत खुशी हुई है जानकर कि आप लोगों ने प्रोग्राम किया है और उम्मीद करती हूँ कि शायद आपकी काफी सारी क्वेरीज आज सॉल्व करने की है ना। मुझे लग रहा है टाइम शायद थोड़ा हमारे पास शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे बताया गया था कि 5:30 तक है मीटिंग, ऑलरेडी 4:40 हो गया है। तो एक बार मुझे हर्षना प्लीज टाइम बता दो कब मुझे स्टॉप करना है, सो दैट मैं टॉपिक्स या तो शॉर्ट करूं, कुछ टॉपिक्स कवर करूं, या मतलब आप एक बार मुझे गाइड कर दो व्हाट यू गाइज वांट। मैम प्लीज आप तो कंटिन्यू कीजिए मैम। ओके, सो क्वेश्चन आंसर सेशन शायद हमारा छोटा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ। जी मैम। माय स्क्रीन इज, आप लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन? यस मैम। ओके, तो शुड आई स्टार्ट? मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी मैम, आप स्टार्ट करिए। ओके ओके। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आज बेसिकली हम लेडीज का टॉपिक लेके चल रहे हैं। हमारी जिंदगी में वैसे भी बहुत सारी चीजें होती रह रही हैं और अभी ये साल तो ऐसे भी बहुत कुछ हो रहा है। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। एबनॉर्मल मतलब कि जो चीज बिना मतलब कि कभी भी कुछ हो रहा है वो एबनॉर्मल कहते हैं। एबनॉर्मल समझने के लिए सबसे, एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ और आवाजें आ रही है, कैन यू अनम्यूट ऑल ऑफ देम? ओके, एबनॉर्मल समझने के लिए हमें देखने के नॉर्मल पीरियड्स कैसे होते हैं। नॉर्मल ये जो है, ये पहले आप एक बार थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो मेरी आगे की डिस्कशन आप लोग को इजीली समझ में आएगी। ये मैंने इसका नाम दिया अवर टेरिटरी। ये फीमेल की टेरिटरी है, ये यूट्रस है, दिस आर ट्यूब्स, दो बोथ साइड में ऐसे दो ट्यूब्स हैं, ये ओवरी हैं, और ये सर्विक्स है, दिस इज वेजाइना। ये आप लोगों ने साइंस में पहले लिखा। तो अब हम इसके आगे देखते हैं हम क्या हम कर सकते हैं। एबनॉर्मल का मतलब है कि नॉर्मल ब्लीडिंग कब है? नॉर्मल ब्लीडिंग जो कि एक पीरियड का टाइम फिक्स हो, लगभग अंदाजा उसी टाइम पर रिपीट हो हर महीने, उसका ड्यूरेशन 3 से 7 दिन के बीच होना चाहिए, मतलब इतना लंबा पीरियड हमारा चलना चाहिए, और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि कोई क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई फ्लडिंग नहीं होनी चाहिए, और 2.5 सेंटीमीटर से बड़ा क्लॉट है मतलब कि आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। इसको एबनॉर्मल हम तब कहते हैं जब हमारा पीरियड जल्दी जल्दी आए, मतलब 20 दिन के अंदर आ जाए, या फिर बहुत लंबा 35 दिन के बाद, लगभग 1.5 महीने के बाद आए, या 7 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग चलती है, या फिर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है। एक रफ आइडिया आप लोग समझ सकते हैं कि कैलेंडर में हमें डेट पता होनी चाहिए कि कब हमारी रिपीट हो रही है। और ये साइकिल मिनार्की, मतलब कि फर्स्ट डे जब आपको फर्स्ट एज जो आपकी पीरियड आती है वो मिनार्की कहलाती है, और वहां से साइकिल आपकी लगभग रेगुलर होनी चाहिए। इनके बहुत सारे कारण हैं एबनॉर्मल ब्लीडिंग के, पर मोटे तौर पे 2 इनको भागों में हम बांट सकते हैं। एक जो है जो कि यूट्रस की अंदर कोई खराबी है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई खराबी है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल कॉज, और दूसरा होता है लोकल जनरलाइज्ड, मतलब कि बॉडी में कोई कारण हो। यूट्रस में क्या हो सकता है?
कहीं पॉलिप हो सकते हैं, मतलब कि छोटी छोटी कोई ग्रोथ हो सकती है, कहीं रसौली या गांठें हो सकती हैं, यूट्रस की दीवार मोटी हो सकती है, कहीं कैंसर हो सकता है, किसी को जनरल कॉज में हो सकता है कि किसी को ब्लीडिंग का ही प्रॉब्लम हो। अपन ने देखा होता है बहुत लोगों की ब्लीडिंग रुकती नहीं है, कोई ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी को ओवा ठीक से नहीं बनते, ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता है, कई बार कोई बहुत सारी और गोलियां खा सकते हैं, इनकी वजह से ऐसा हो सकता है। पॉलिप, मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी फोटो ली है। पॉलिप एक जैसे आप समझ लीजिए चेरी या बेरी के जैसे ऐसे होते हैं, ये पॉलिप होते हैं जो किसी को एबनॉर्मली कहीं भी आ सकते हैं। ये है फाइब्रॉइड, जिसको हमारी भाषा में हम आप लोग गांठ कहते हैं। सिस्ट नहीं, गांठ है जो कि ठोस होती है इसलिए गांठ है। ये यूट्रस की किसी भी दीवार पे हो सकती है, बाहर की दीवार पे, अंदर की दीवार पे या फिर इधर बाहर की दीवार पे। इसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो डिपेंड करता है इसका साइज और इसका साइट, यानी कि कितना बड़ा है और कहां पर है। अगर ये जैसे देख रहे हैं आपके यूट्रस के अंदर आ रहा है, भले इसका साइज बहुत बड़ा नहीं है, पर क्योंकि यूट्रस के अंदर आ रहा है तो ये एबनॉर्मल है, इसको हमें निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे समझ लीजिए बाहर की तरफ एक वाटरमेलन के जितना भी बड़ी गांठ हो कई बार, तो कई बार पेशेंट को परेशानी नहीं करती है। और एक्सीडेंटल कई बार डायग्नोस होता है, अगर पेशेंट किसी और वजह से डॉक्टर के पास जाता है, किसी और वजह से सोनोग्राफी में या अल्ट्रासाउंड में उसको पता चलता है कि भी उसके गांठ है, अदरवाइज पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये है फाइब्रॉइड के बारे में। एक हम सबकी छोटी सी ग्लैंड होती है जो गले के बिल्कुल फ्रंट में एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड, जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। कहने को बहुत छोटी सी ग्लैंड है, पर इससे जो हार्मोन निकलता है वो पीरियड्स को बहुत ज्यादा रेगुलर करके रखता है। तो किसी भी पेशेंट को अगर थायराइड की प्रॉब्लम हो तो उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती है। बहुत सारी ऐसी दवाइयां भी हैं जो अगर कोई पेशेंट ले रहा है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, आप लोगों ने देखा है लोग जम के ब्लड थिनर्स खा रहे हैं, तो ब्लड थिनर खाने से ब्लीडिंग हो सकती है। किसी को डिप्रेशन की दवाई चल रही है, या बहुत से लोग, जैसे आप लोग का एज ग्रुप यंग एज ग्रुप है, इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं, बीच में भूल जाते हैं, या आईपिल ओवर द काउंटर मिलती है, पेशेंट बीच में पीरियड के बीच में कभी भी आईपिल खा लेता है और फिर से उसको विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाती है। तो ऐसी बहुत से पिल्स भी हैं जिनकी वजह से हो सकता है। बहुत से कैंसर की ड्रग्स हैं जिनकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है किसी को भी बीच में, या फिर बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं लाइक जिनसेंग है, चेस्टबेरी है, इन वजह से ऐसा हो सकता है। इसका डायग्नोस कैसे करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको डॉक्टर को कंसल्ट कब करना है, वो मैंने बताया कि जब आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो, जब आपको लगे कि हाँ इसका ड्यूरेशन ज्यादा है, जल्दी जल्दी आ रहा है या ब्लीडिंग ज्यादा है, आपको डॉक्टर के पास, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। वहां आपका डायग्नोसिस बनाया जाएगा। सबसे पहले एक डिटेल हिस्ट्री लेंगे कि किस टाइप की आपको ब्लीडिंग है, पैटर्न कैसा है, ब्लीडिंग कितनी है, क्या कोई मेडिसिन आप खा रहे हैं, क्या घर में आपके ब्लड रिलेशन में, मतलब कि आपकी बहन को, मासी को, चाचा को, माँ को कोई प्रॉब्लम है, कोई कैंसर की प्रॉब्लम है, आपकी डिलीवरीज में कोई प्रॉब्लम हुई क्या, ये मोटे तौर पे हमें पता चल जाता है। उसके बाद जो आता है वो आता है पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन, मतलब कि अंदर से देखना किसी भी लेडी को। जब हम देखते हैं तो हमें बच्चेदानी का मुंह दिख जाता है, और जो मैंने आपको पॉलिप बताया था ऐसी कोई चीज हमें वहां नजर आ जाती है। दूसरा होता है पर वेजाइनम, मतलब पीवी एग्जामिनेशन, जिससे यूट्रस का साइज पता चल जाता है। और आजकल डिटेल सोनोग्राफी में हमें काफी कुछ चीजें जो कई बार हम मिस कर सकते हैं, या फिर हमारे डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए होता है। दो चीजें और हैं, एक है हिस्ट्रोस्कोपी, एक है लैप्रोस्कोपी। कोई भी स्कोप मतलब कि एक लंबा सा कोई औजार जो कि अंदर डाला जाता है, और उसका दूसरे एंड पे हम कैमरा लगा के और उसकी फोटो हम टीवी में देख सकते हैं। मैं आगे आपको उसकी भी पिक्चर दिखाऊंगी कि कैसा वो होता है, ताकि आप लोग को एक जनरल आइडिया रहे कि ये क्या होता है। ये तो हो गई हिस्ट्री की बातें और कैसे हमने डायग्नोस किया। अब हम इसको कंफर्म करते हैं। कुछ लैब टेस्ट हैं जो जरूरी हैं, जैसे कि एक तो प्रेगनेंसी टेस्ट, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी में पेशेंट को पता नहीं होता, और प्रेगनेंसी में कई बार एक्टोपिक या एबनॉर्मल या फिर अबॉर्शन की तरफ अगर जा रहा है तो भी ब्लीडिंग हो सकती है। और एक ब्लड काउंट से नॉर्मल हमें आइडिया लग जाता है, जिसको हम सीबीसी कहते हैं। और मैंने बताया आपको थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार अल्ट्रासाउंड में हमें दिखता है कि यूट्रस की दीवार बहुत ज्यादा मोटी हो गई है। उसका एक रफ आइडिया हम लगाते हैं कि पेशेंट की एज के हिसाब से, अगर कोई मेनोपॉज के नजदीक है तो उसका 10 mm भी हमें बहुत ज्यादा लगता है, और अगर कोई यंग है तो उसका 12 mm से ज्यादा अगर मोटाई है तो बहुत बार हमको उसकी बायोप्सी लेनी पड़ती है टू कंफर्म द डायग्नोसिस कि कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है।
मैनेजमेंट इसका डिपेंड करेगा कि कौन से कारण से आपको ब्लीडिंग हो रही है। अगर आपको पॉलिप से ब्लीडिंग हो रही है तो पॉलिप को निकालना होगा, अगर फाइब्रॉइड से ब्लीडिंग हो रही है उसको निकालना होगा, अगर सब कुछ ठीक है, आपका सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आपको हार्मोन्स की गोली दी जाएंगी या फिर ब्लड क्लॉट की गोली दी जाती है। आजकल बहुत सारी आ गई है, जैसे ट्रेनेक्सा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ट्रेनेक्सा है, इथेम्सिलेट है। बहुत बार हम लोगों को वापस से पेशेंट को हार्मोन्स पे लेना पड़ता है ताकि उसकी ब्लीडिंग पैटर्न हम ठीक कर सकें, क्योंकि ये देखा गया है कि एक्सट्रीम ऑफ एजेस में, मतलब कि जब पीरियड्स आपके शुरू हो रहे हैं यानी कि मेनार्की के टाइम, या जब पीरियड खत्म होने वाले हैं यानी कि मेनोपॉज के टाइम, ऐसे टाइम पे हार्मोन सारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम बाहर से हार्मोन देते हैं ताकि आपका खुद की बॉडी एक बार रेस्ट में जाए, और 1-2 महीने हम बाहर से हार्मोन देके आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत बार इसमें डीएनसी, जैसे भी मैंने बताया, बायोप्सी और डीएनसी एक ही चीज है, वो करना पड़ता है। पॉलिप निकालना पड़ सकता है या फिर फाइब्रॉइड, जिसको हम मायोमेक्टमी कहते हैं। पर कोशिश ये होती है कि यूट्रस को हम सेव करें, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो हिस्टेरेक्टमी जो है वो हमारे लिए लास्ट चीजें हैं। ये एक आप लेप्रोस्कोपी, जस्ट आपको समझाने के लिए क्या होता है, ये स्कोप होता है, इसके इस एंड पे कैमरा लगा के इसको टीवी से अटैच करते हैं, तो पेट की सारी अंदर की चीजें थ्रू लेप्रोस्कोप हम देख सकते हैं। ये डायग्नोस भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम इससे हम ऑपरेशन भी करते हैं, यूट्रस भी निकाल सकते हैं, गांठ भी निकाल सकते हैं। अगर ये पेट से डालते हैं तो उसको लेप्रोस्कोपी कहा जाता है। अगर यही चीज हम यूट्रस के थ्रू, वेजाइना के थ्रू जाते हैं, सर्विक्स के थ्रू जाते हैं यूट्रस के अंदर, तो उसको हिस्टेरोस्कोपी कहा जाता है। एक जो अभी बहुत ज्यादा एक एडवांटेज हमारे लिए चीज आई है, IUCD आप लोगों ने सुना होगा, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, मेरा इसका नाम सब लोगों ने सुना होगा कॉपर्टी या मल्टीलोड। ये एक ऐसी ही चीज है जिसमें कि अंदर यहाँ पे हार्मोन्स हैं, यहाँ पे हार्मोन्स लोड किया हुआ है, और हर दिन ये थोड़ा थोड़ा हार्मोन रिलीज होता है इससे, सो दैट हर दिन ये थोड़ा थोड़ा हार्मोन रिलीज होता है, तो ये जो दीवार मोटी हो रही है उनको ये धीरे धीरे कंट्रोल करता है। तो मुंह से गोली खाने के बजाय ये बहुत हेल्प करता है। इसका नाम है मिरेना, और ये कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम करता है, तो एट द सेम टाइम ये आपकी ब्लीडिंग को भी काफी हद तक कंट्रोल में रखता है। ये बहुत यूजफुल चीज है आज के लिए। यूट्रस को आपने देखा है, मैंने एक टियारा पहना दिया, क्योंकि ये यूट्रस जो है हमारे स्त्रीत्व का, मातृत्व का एक प्रतीक है। तो कोशिश ये रहती है कि यूट्रस हम जितना ज्यादा सेव कर सकें। तो एफर्ट हर डॉक्टर का यही है कि यूट्रस को जब तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको नहीं निकालें। हम पहले कोशिश करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट से, सर्जिकल, मिनिमल सर्जरी, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, और लास्ट रिसोर्ट होता है फिर यूट्रस निकालने का। ये हमारा हो गया सारा एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि मैंने देखा आप लोग सब थोड़े यंगर एज ग्रुप में हैं, एक प्रॉब्लम आती है जिसको कहते हैं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, PCOD, नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसका। ये एक्चुअली बीमारी नहीं है, पर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब कि एंडोक्राइन थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है इसमें, और आज की यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा कॉमन है। बिटवीन समझ लीजिए अब 20 से 45 साल में PCOD के प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज्यादा, शायद स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये नॉर्मल ओवरी है इसमें, जिसमें छोटे छोटे अंडे बन रहे हैं, एक एग बड़ा होकर रिलीज हो जा रहा है। PCOD में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे खूब सारे एग बन रहे हैं, लाइक अ नेकलेस, आप देख रहे हैं बीड्स दिख रही हैं, पर कोई भी एक एग डोमिनेंट नहीं हो रहा है और वो रिलीज नहीं हो पाता। क्योंकि एग रिलीज नहीं हो पा रहा है, मतलब कि अंडा नहीं फूट पा रहा है, तो ओवरी की दीवार इसमें मोटी हो जाती है, और ये सारा हार्मोन अब डिस्टर्ब कर देता है। इसमें मेन जो सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, वो एक तो वेट गेन है जो किस तरीके से कम नहीं हो पा रहा है, पेशेंट कोशिश कर रहा है पर कम नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका ओवरी की दीवार मोटी होने की वजह से मेल हार्मोन एंड्रोजन, आपने नाम अगर सुना होगा, एंड्रोजन ज्यादा सीक्रेट होने लग जाता है। पूरी बॉडी में हेयर्स, पर्टिकुलरली इधर बालों में, नीचे, कई बार तो बिल्कुल दाढ़ी मूछे भी हमने देखी होती है पेशेंट की, ऐसे आ जाता है। और पीरियड्स एबनॉर्मल हो जाएंगे, या तो स्कैंटी यानी बहुत नहीं आएंगे, या फिर बहुत ज्यादा आ जाएंगे, है ना। कई बार बड़ी सिस्ट बन जाती हैं, और बाल पतले हो जाते हैं, थोड़े से मेल टाइप की बाल्डनेस, मतलब गंजापन आने लग जाता है।
सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है इसमें वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब आप थोड़ा सा प्री डायबिटिक स्टेज में जाने लग जाते हो, आपके बहुत ज्यादा चेहरे पे एक्नी आ जाएंगे, आपके मूड का चेंजेस होंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। ये आपको दिखाने के लिए मैंने दिखाई, देखिए ये हेयर ग्रोथ आ जाएगी काफी, एक्नी, मैं तो आप डरे नहीं इसलिए बहुत माइल्ड वाली पिक्चर्स आपको दिखाई हैं। अगर वैसे रूटीन में हम पेशेंट देखते हैं बहुत बार तो हमें समझ में नहीं आता कि मेल है फीमेल है, दिस इज फ्रेंकली आई एम स्पीकिंग, कि इतनी ज्यादा हेयर ग्रोथ हो जाती है कई बार। और सबसे इंपॉर्टेंट है पीसीओडी को ठीक करना क्यों जरूरी है, पीसीओडी को गर्ल्स में भी क्यों हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि कुछ आगे चल के लाइफ में ये प्रॉब्लम कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम पेशेंट हमारे पास लेकर आता है वो होता है इनफर्टिलिटी, क्योंकि मैंने आपको जैसे अभी बताया कि अंडे नहीं बन रहे, जब अंडे नहीं बन रहे हैं तो प्रॉपर अंडे नहीं बनने से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब बॉडी में इंसुलिन काम नहीं करता, तो ऐसे पेशेंट डायबिटिक हो सकते हैं, मोटे हो जाएंगे, वेट इनका बढ़ता ही जाएगा। और एक हार्मोन जब ज्यादा काम करता है, हमेशा आपने देखा है कुछ ना कुछ आपको बैलेंस होना चाहिए, तो अगर मैं स्लाइड इज गॉन, yes ma'am, screen share. I think again I'm sharing, Yes, again. Yes ma'am, please. I don't know what went wrong. पॉज हो गया है ये, मुझे समझ में नहीं आता कैसे पॉज हो गया है ये। मैम आप प्ले कर लीजिए, वो पॉज हो गया है तो आप अच्छा रिज्यूम शेयर, ओके, नो इट्स नॉट वर्किंग एनीवे। यस मैम, यस मैम। आप लोग को दिख रही, मुझे नहीं दिख रही मेरी स्क्रीन, नहीं दिख रहा है मैम, यहाँ पे आप ही दिख रहे हो, स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका। स्क्रीन में तो वो पता नहीं शेयरिंग कहाँ से चला। मैम एक बार स्टॉप करके फिर से हो जाएगी स्क्रीन शेयर। ओके ओके फिर हो जाएगी, ठीक है, लेट मी ट्राई। हाँ क्या, स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग करके फिर स्क्रीन शेयर कीजिए, हो जाएगी। नहीं आ रहा, रिज्यूम शेयर आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है, ये बात। सो अब दिख रहा है, गया मैम, दिख रहा है आपका वीडियो अभी। तो इसमें मैंने जैसे बताया कि एक हार्मोन जब ज्यादा होगा, कोई भी फीमेल हार्मोन है तो फीमेल 2 ऑर्गन्स है, यूट्रस एंड ब्रेस्ट, है ना, तो इन दोनों के कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। पेशेंट क्योंकि मोटा हो जाता है तो फिर उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हार्ट डिसीज, इन सब का खतरा बढ़ जाता है, तो इसलिए पीसीओडी में ठीक करना जरूरी है। ट्रीटमेंट पीसीओडी मैंने बताया एक लाइफ स्टाइल बीमारी है जो पेशेंट खुद ठीक कर सकता है, खुद अपना, अगर वो 5 से 10%, 5 से 10% अगर वजन कम करता है तो काफी हद तक इससे प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकता है और वेट मेंटेन भी करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसे पेशेंट्स मैंने बताया जैसे हेयर ग्रोथ हो जाती है तो हमें पिल्स के साथ में एक स्पेरोनोलैक्टोन टाइप की चीज भी देनी पड़ती है, ताकि जो बाल आ गए हैं वो तो ठीक है पर आगे जो वो नहीं आएंगे, है ना। और इंसुलिन के लिए भी हमें कई बार डायबिटिक ड्रग देनी पड़ती है। पेशेंट को जब हम लिखते हैं तो केमिस्ट उसको कह देता है कि यार ये तो डायबिटीज की दवाई है, ये डॉक्टर साहब ने क्यों लिख दी, पर पीसीओडी में इसका बहुत बड़ा रोल है, तो कुछ दवाइयां इस हिसाब से दी जाती हैं। पर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर किसी को पीसीओडी है तो अपने डाइट का स्पेशल ध्यान रखें, एक्सरसाइज का स्पेशल ध्यान रखें। डाइट में जो आपको लेनी है चीजें वो लेनी है हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, लो कार्ब्स, कभी भी वजन कम करना है, कार्बोहाइड्रेट लो, कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं, एरेटेड ड्रिंक्स नहीं, बेकरी फूड्स नहीं, इवन डेयरी फूड भी आप कम करें, फ्राइड फूड भी आपको कम करना पड़ेगा। आप सलाद और बाकी चीजें बहुत ज्यादा ले सकते हैं। इसके साथ देखिए, एक मैंने आपको जस्ट टू शो, लोग सोचते हैं कि हमको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, पर ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिया है, ये कम से कम इसमें 28 चीजें हैं। आप रोज एक नई चीज चेंज करके यू कैन ट्राई और आप बना सकते हैं और अपना वेट कम कर सकते हैं, क्योंकि पीसीओडी में डाइट और दूसरी है एक्सरसाइज, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। ये चीज अगर आप रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम काफी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक और बहुत कॉमन समस्या औरतों में जो होती है वो होती है एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज।
बहुत बार पेशेंट ये समझ ही नहीं पाता है कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, हमें जाना कब है। डिस्चार्ज एक अमाउंट तक नॉर्मल होता है। मैं हर पेशेंट को ये कहती हूँ कि जैसे हमारे नाक से पानी निकलता है, कान से मैल निकलता है, ऐसे ही डिस्चार्ज आ सकता है अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो, क्योंकि लुब्रिकेशन के लिए, वेजाइना को क्लीन, बाकी इन्फेक्शन से बचाने के लिए, क्लीन रखने के लिए ये कई बार जरूरी होता है। और अगर कोई डिस्चार्ज आपके पीरियड्स के जस्ट पहले हो, पीरियड्स खत्म होने के जस्ट बाद हो, या फिर ओव्यूलेशन के टाइम पे हो, तो वो हम नॉर्मल मानते हैं। अगर उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, कोई उसमें स्मेल नहीं आ रही है। आप कलर से बहुत हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप का डिस्चार्ज, अगर कोई ट्रांसपेरेंट मिल्की वाइट है तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगर पिंक है या रेड है, यू हैव टू गो टू गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि ये आपको अलार्मिंग हो जाता है थोड़ा सा। ये हमने एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में भी अभी डिस्कस किया था। अगर ग्रे कलर का है तो कभी ये एक इन्फेक्शन ही है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। आजकल ये सब वर्ड सबको पता है, इसलिए मैं आराम से ये यूज कर रही हूँ, क्योंकि अब फंगस, बैक्टीरिया, कोरोना ने हम सबको सिखा दिया। अगर येलो कलर का है तो भी एक तरीके का ये ट्राइकोमोनल ग्रीनिश येलोइश टिंच का होता है, दवाइयों से ठीक हो जाता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं होती है। कभी भी एबनॉर्मल उसको हम तब बोलेंगे अगर वो स्मेल कर रहा है, बहुत ज्यादा है, या बर्न हो रहा है आपको यूरिन जाने के टाइम, अगर कोई रेडनेस आ रही है, कहीं पे बाहर रैश हो गया है तब, या फिर एक कर्ड के जैसा दाने दाने सा डिस्चार्ज हो, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। एक जस्ट पिक्चर में शो किया ताकि आपको समझ में आ जाए, अगर कलर चेंज हो जाए, अगर रैश हो जाए, अगर एबनॉर्मल मतलब पीरियड्स के अलावा आपको ब्लीडिंग हो रही है तो, और बहुत फॉल स्मेल है तो, इनमें बहुत बार हम सिर्फ कलर से डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। अगर फ्रैंक ब्लीडिंग है तो हमको लगता है कि कैंसर तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा डिस्चार्ज है, जो स्मेल आ रहा है, तो ये कैंसर का एक बहुत बड़ा साइन होता है ना। बहुत अभी आगे अगर हम जब डिस्कस करेंगे सर्वाइकल कैंसर, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, मतलब हम अपने एंड पे क्या कर सकते हैं कि हम ये प्रॉब्लम हमें ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट, सारी लेडीज से प्लीज रिक्वेस्ट है, स्टॉप यूजिंग एनी काइंड ऑफ स्प्रे, बबल बाथ, और जो ओवर द काउंटर आपको खूब सारे वॉश वगैरह मिल रहे हैं, कुछ नहीं यूज करना है। जस्ट सिंपल माइल्ड सोप जिससे आप नहाते हैं उसी से रेगुलर क्लीन कीजिए। 100% कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहनिए, फ्रिक्वेंट चेंज कीजिए अगर गीली हो जाते हैं तो, और उनका टाइट कपड़े हमें नहीं पहनना है किसी को भी। जब भी आप क्लीन करते हैं तो कभी भी वाइप जब करते हैं तो उसको हमें करना होता है यूरिन वाली जगह से लेकर पॉटी वाली जगह, उल्टा नहीं, पॉटी वाली जगह से यूरिन वाली जगह नहीं तो पॉटी के बैक्टीरिया ऊपर आ जाएंगे। तो हमेशा हमें फ्रंट से बैक उसको क्लीन करना होता है, और वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। अगर हम हाइजीन अपना इम्पोर्टेंट रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, तो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एबनॉर्मल डिस्चार्ज, नॉर्मल डिस्चार्ज थोड़ा बहुत हो, नॉर्मल है, घबराने की उसमें कोई बात नहीं। किसी को वाइट डिस्चार्ज से वीकनेस नहीं आती है, किसी को भी नहीं आती। जैसे मुंह में सलाइवा आता है तो हमें वीकनेस आती है, नहीं आती ना। तो वाइट डिस्चार्ज से कोई ना दुबला होता है, ना किसी को वीकनेस आती है, ना किसी को और परेशानी होती है, सब मिथ है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें डिस्कस करना है, जो मेरा पसंदीदा टॉपिक भी है, वो है कैंसर के बारे में। अभी मैंने कहा था कि फीमेल को 2 कैंसर इंपॉर्टेंट हैं, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। मैंने फर्स्ट फोटो में आपको दिखाया था कि सर्विक्स क्या है, सर्विक्स मतलब बच्चेदानी का मुंह क्या है। कैंसर मतलब क्या है, कैंसर की सेल हर किसी लेडी के शरीर में, हर किसी आदमी के शरीर में, लेडी के हर किसी आदमी के शरीर में है। बस उसको मौका मिलना चाहिए कि वो ग्रो करे। मौका कैसे मिलता है, कभी कभी डीएनए म्यूटेशन हो जाता है, तो सेल जिसको अपने आप मर जाना चाहिए वो मरती नहीं है, और वो खूब सारी सेल पे सेल प्रोड्यूस किए जाती है। खूब सारी जब सेल बन जाती है तो एक लंप या एक गांठ बना लेते हैं, उसको हमारी भाषा में हम ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। सारे ट्यूमर जरूरी नहीं कि कैंसर हो, कुछ चीजें बेनाइन मतलब कि नॉन कैंसर, यानी कि कैंसर नहीं है, दिखती कैंसर जैसी हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो जब कभी इस टाइप की ग्रोथ हो उसको हम कैंसर कहते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक केकड़ा बना रखा, क्रैब। कैंसर को हिंदी में कर्क रोग कहा जाता है। कर्क क्यों, आपको पता है क्रैब अगर आपको पकड़ता है तो बिल्कुल आपकी पकड़ेगा जोर से और आपकी स्किन को उखाड़ लेगा, वो ऐसे छोड़ता नहीं आपको। तो ऐसे ही कैंसर है, अगर वो टाइमली डायग्नोज ना हो, ये इंपॉर्टेंट अंडरलाइन लाइन है मेरी, कि कोई भी कैंसर, कर्क है, क्रैब है, अगर वो टाइमली डायग्नोज ना हो
और हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं यही चीज डिस्कस करने के लिए, हम टाइमली कैसे कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैंने लिया है टॉपिक ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है इंडिया में, आप समझ लीजिए 1.5 लाख केसेस हर साल आते हैं, जिसमें 70,000 लोगों की डेथ होती है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है, कोई स्क्रीनिंग नहीं होती ब्रेस्ट की, कोई आते तब है हमारे पास लास्ट स्टेज में। 60% ऑफ पेशेंट, यूएस में या बाहर एक सिस्टम है कि हर पेशेंट का उसके बर्थडे के दिन उसका सारा चेकअप होता है, उनको अस्पताल से कॉल जाएगा, उनका सारा चेकअप होएगा, पूरा ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी सारी चीजें, सर्वाइकल कैंसर के लिए, तो वो डिटेक्ट अर्ली कर लेते हैं पेशेंट को कैंसर से, और इसलिए उनकी सक्सेस रेट इंडिया से बहुत अच्छी है। तो एक सवाल यहाँ पूछना भी चाहूंगी, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अपनी डिलीवरी के अलावा या कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसके अलावा कभी डॉक्टर को विजिट किया हो कि डॉक्टर साहब प्लीज मुझे तो रूटीन चेकअप कराना है, मैं सब ठीक हूं कि नहीं, मुझे सिर्फ ये जानना है, आप प्लीज मेरा एक चेक कर लीजिए। मुझे साल में 2 या 3 पेशेंट ऐसे आते हैं, बाकी सब पेशेंट ऐसे आते हैं जब कोई प्रॉब्लम हो। सो अगर आप टाइमली अपना चेकअप कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। तो हम वापस ब्रेस्ट कैंसर पे आते हैं। ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है और बहुत डेथ का कारण है। सारी वुमेन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, सारी वुमेन रिस्क पे हैं। इसमें सिर्फ 5 से 10% लोगों की फैमिली हिस्ट्री मिलती है हमें, सिर्फ जिनकी फैमिली में हो, तो वो तो है ही, उनको तो वो अवेयर है थोड़े से कि ठीक है फैमिली में है, पर बाकी 90% ऑफ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई उनको जेनेटिक कोई कारण है जो हमें पता नहीं होता है, और ब्रेस्ट के वेयर एंड टेयर से ये चीज उनको हो सकती है। हर 10 में से 1 पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि ब्रेस्ट कैंसर में, किसी भी कैंसर में स्टेजेस होते हैं। एक दिन में कैंसर नहीं बड़ा हो जाता, छोटे से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे और बड़ा होता है कि थोड़ा लोकल फैलेगा, फिर थोड़ा इधर उधर और फैल जाएगा, और फिर पूरी बॉडी में फैल जाएगा, सेकेंडरीज आ जाएंगे। तो हमें डायग्नोस उसको कहाँ करना है, इस स्टेज पे किसी भी कैंसर को। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, कि आप एक औरत हैं, आप एक फीमेल हैं, ये सबसे बड़ा आपका रिस्क फैक्टर है। तो एवरी फीमेल इज अंडर रिस्क, ठीक है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती वैसे वैसे आपका रिस्क बढ़ता जाता है। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री जो कि सिर्फ कुछ परसेंटेज पेशेंट में है तो रिस्क हो जाएगा। ओबेसिटी, अगर किसी भी वजह से रेडिएशन हो तो। एक चीज है, अगर आपको पीरियड्स जल्दी स्टार्ट हो गए और खत्म देर से हुए, मतलब कि बहुत सालों तक आपको पीरियड्स चलता रहा, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपके हार्मोन्स, ये जो कैंसर है बेसिकली एस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर होता है, मतलब कि आपका जो लेडी का जो हार्मोन है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपके ज्यादा हार्मोन रहे तो आपको कैंसर के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ऐसी लेडीज जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, जिन्होंने कभी बच्चे को दूध नहीं पिलाया, लैक्टेशन नहीं हुआ, या कुछ पेशेंट्स को किसी वजह से कोई दवाई दी जाती है जिसको हार्मोन रिप्लेसमेंट कहते हैं, तो वो, एंड अल्कोहल भी एक कारण है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल बोथ। तो ये सारे कारण हैं जो हमको ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बता सकते हैं। सिम्टम्स कैसा आता है ब्रेस्ट कैंसर का, पहले छोटी सी स्वेलिंग शुरू हो सकती है, कोई रैश हो सकता है निपल के आसपास, कोई आपको बड़ी गांठ दिख सकती है, कोई चीज आपको ऑरेंज के छिलके जैसी आपकी स्किन हो सकती है, कड़ी हो सकती है। बहुत बार हम लोग कहते हैं कि पेनलेस ट्यूमर होना चाहिए कैंसर के लिए, पर कभी कभी पेन भी हो सकता है इसमें, है ना। तो पेनफुल कैंसर है, पेनफुल अगर ग्रोथ है तो भी पेशेंट आ जाता है कि भी दर्द हो रहा है मुझे, या फिर कभी निपल से ब्लड का डिस्चार्ज या मिल्क विद ब्लड आ सकता है डिस्चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस ब्रेस्ट कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको डायग्नोज अर्ली कर लें तो 100% 5 साल सर्वाइवल हम दे सकते हैं पेशेंट को। और ये हम कैसे अर्ली कर सकते हैं, अगर हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें, या फिर कुछ चीजें जो जैसे कि मैमोग्राफी हो गई, मैं आगे और बताऊंगी इसके बारे में, सोनोमैमोग्राफी हो गई, ये जो कारण मैंने बताया, जैसे हम अल्कोहल लिमिट करें, स्मोकिंग लिमिट करें, है ना, जो भी अगर करते हैं तो। और सबसे इंपॉर्टेंट है वेट अपना कम रखना है, एक्टिव रहना है, फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, फ्रेश वेजिट पैक्ड फूड नहीं खाने हैं, क्योंकि ये बहुत नुकसान हर चीज में पहुंचा रहा है। अर्ली डिटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, हम क्लॉक को रोक सकते हैं। इस क्रैप को हम देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है ये क्रैप, हमारे पास बहुत टाइम मिलता है इसको रोकने के लिए, बहुत टाइम है। अगर हम रेगुलर चेक करें, ब्रेस्ट को रेगुलर चेक करें, रेगुलर बॉडी चेकअप करते रहें, हम खुद कर सकते हैं, हर किसी को करना चाहिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन।
एक भी पेशेंट अगर हम एक बार भी किसी को बचा सकते हैं इससे तो बहुत अच्छा है। जस्ट 10 से 15 मिनट लगते हैं। 18 साल के बाद हर लेडी को ये करना चाहिए और हर मंथ करना चाहिए। अगर किसी को पीरियड्स आ रहे हैं तो वो एक पीरियड के 5-6 दिन ब्लीडिंग के निकाल दीजिए। 7वें से 10वें दिन के बीच कोई टाइम एक अपना नोट कर लें, उस टाइम पे आप कर सकते हैं। और अगर किसी को पीरियड्स नहीं आते, सपोज पीरियड्स उड़ गए हैं या यूट्रस निकल गया है, तो वो महीने का कोई एक डेट फिक्स कर ले, हर महीने ये करना है। मेक इट अ पॉइंट। जैसे हम बाकी चीजों का अलार्म लगाते हैं ना मोबाइल पे, उठने का, बाकी चीजों का, बर्थडे का, एनिवर्सरी सब विश करते हैं ना एक दूसरे को, तो ऐसे ही हम एक सेल्फ एग्जामिनेशन का एक हम अपना अलार्म लगा के करें, याद से करें। इट टेक्स ओनली 10 मिनट्स। लाइफ टाइम आपको ये करना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको Sorry किया to कैसा जाता disturb है? you, ma'am. हाँ Sorry जी, to disturb you. हाँ, I just add on one thing कि प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपके पास पेपर या पेन है तो जो मैम समझा रहे हैं वो अगर राइट डाउन कर लेंगे तो शायद हम लंबे टाइम तक उसको याद रख पाएंगे, अदरवाइज हम मीटिंग खत्म होते से भूल जाएंगे। सो प्लीज राइट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू so मैम। nice of you हर्षना। मैं यही कहना भी चाह रही थी शुरू में, बट जस्ट इसके क्योंकि और मैं आपको रोक ही नहीं पा रही थी कि मैं अब रोकूं अब रोकूं, आपको मेनी ऑफ अस आर राइटिंग मैम। अच्छा, कोई बात नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो ये हाँ, आप अगर आप रिकॉर्ड please continue करें। सकते हैं, है ना? ठीक, ओके। तो Okay, breast thank you, self ma'am. examination, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी को करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज। मैंने आपको बताया, मदर मतलब मदर, सिस्टर, डॉटर, बहू जो भी है, सब किसी को करना है। कोई इसमें आप ये नहीं सोचिए कि मैं यंग हूं मुझे तो कुछ नहीं होगा, या मेरे पास टाइम नहीं, आई एम टू बिजी, या किसी को डर लगता है भाई कुछ निकल ही ना जाए तो मैं क्यों करूं, रहने दीजिए, चलने दीजिए। सो ये अपने को नहीं करना। यहाँ हम भूल गए, इसका मैंने आपको बताया कि आपको अलार्म लगा लीजिए आप। ये कुछ स्टेप्स होते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के। सबसे पहले हम समझेंगे हमें देखना क्या है। हमें देखना है निप्पल के आसपास, ब्रेस्ट के आसपास कहीं कोई स्किन में गड्ढा तो नहीं पड़ गया है, स्किन कहीं ऑरेंज के जैसी तो नहीं हो गई है, या फिर कहीं स्किन फूल तो नहीं रही है, या निप्पल का साइज में कोई चेंज तो नहीं हो गया है, कहीं कोई रेडनेस तो नहीं दिख रही है, कहीं लिम्फ नोड तो मतलब एक्जिला में अगर हम देखेंगे, बगल में अगर हम देखेंगे कोई लिम्फ नोड तो नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें हमें देखनी है। कैसे देखनी है? सबसे बेस्ट तरीका तो है, एक तो आप मैं वीडियो मुझे नहीं पता मैं दिख रही हूँ कि नहीं आप लोगों को, 3 फिंगर से ऐसे पल्पेट करना है आपको, लाइक दिस। ऐसे ऐसे नहीं पकड़ के देखेंगे, ऐसे पकड़ के आपको हर जगह लंप दिखेगा, आपको ऐसे देखना है, ठीक है? और सुपरफिशियल जहां अगर आपको, या फिर डीप प्रेस देके आराम से देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो इसका होता है, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, स्ट्रेट अपने हैंड साइड में रख के सिर्फ देखना है, इंस्पेक्शन सिर्फ देखना है पहले, आपको हाथ नहीं लगाना भी। आप देखेंगे ब्रेस्ट के साइज में फर्क तो नहीं है, निप्पल सेम लेवल पे है कि नहीं है, ठीक है? और कहीं की कोई स्किन में गांठ, रेडनेस, उभार, दबाव, ऑरेंज के छिलके जैसा तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। ये सब चीजें ज्यादा अच्छे से हो पाती हैं अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर देखें। ये फर्स्ट स्टेप है। जैसे मैंने देखा, बिल्कुल हाथ सीधे रख के पहले आपको देखना है, या फिर कमर पे भी रख सकते हैं। दूसरा है, सेम स्टेप सब आपको देखना है जब आप दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे अपने मिरर के सामने खड़े होकर, सिर्फ देखना है अभी भी। तीसरा स्टेप जो हमारा आता है वो आता है पल्पेट करना, मतलब छूकर देखना। सबसे अच्छा होता है अगर आप शावर के नीचे कर रहे हैं, क्योंकि हाथ गीले हैं, साबुन लगा है, तो आपकी इजीली आप पल्पेट कर पाओगे। ये जो चीज है पल्पेट करने का, मैंने डायरेक्शन इसमें दिखा रखा है आपको दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे और सर्कुलर मोशन, सारे मोशंस में करना है। इसीलिए मैंने बोला 10 से 15 मिनट लग सकते हैं शुरू में, फिर एक बार आप यूज्ड टू हो जाओगे, फिर आप इसको फास्ट कर पाओगे। और ये देखना है, कभी कभी किसी के ब्रेस्ट आपने देखा हैवी होते हैं, ऐसे नहीं पैल्पेट कर सकते हैं, तो उनको लेट कर वो अंडर ब्रेस्ट भी अपने देख सकते हैं कि कहाँ इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है? तो ये हमें जरूर देखना है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर से बचने का उपाय 100% प्रिवेंटेबल है। हर चीज डरने की कोई बात नहीं है। अगर हम अपना टोबैको इंटेक कम कर देंगे, डाइट अच्छी लें और वजन हमारा कम रखेंगे, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको 100% भी डाउट लगता है, गो फॉर योर रेगुलर हेल्थ चेकअप। एक डॉक्टर आपका ब्रेस्ट पैल्पेट करके देख लेगा। पहले एक मैमोग्राफी होती थी, से अबाउट आफ्टर 35 इयर्स ऑफ एज और सो, हर 3 साल में आपको एक मैमोग्राफी, मतलब कि ब्रेस्ट की एक्सरे, एक अलग मशीन होती है। पहले मैमोग्राफी बहुत ज्यादा करते थे पर उसमें रेडिएशन होता था।
अब उसकी जगह हम जो प्रिफर करते हैं वह सोनोमेमोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड से ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन, जो कि इजीली हर जगह अवेलेबल है, लेस पेनफुल है और आराम से हो सकता है। सो प्लीज ये पॉइंट मेरी सहेलियों दोस्तों जो भी है आप याद रखेंगे और हर कोई अपना ब्रेस्ट एग्जामिन शुरू करे आज से। दूसरी जो चीज है वो है सर्वाइकल कैंसर। मैंने आपको बताया था यूट्रस का जो मुंह है उसको हम सर्विक्स कहते हैं, है ना। इसका कैंसर सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ का इंडिया में। और सबसे बड़ी विपदा ये है कि पेशेंट बहुत लेट आते हैं हमारे पास। अगर शुरू से चेकअप हो तो ये भी 100% प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल मतलब इसको 100% रोक सकते हैं, पर अगर हम इसको डायग्नोज अर्ली कर लें, अर्ली डायग्नोसिस कर लें और हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट से इसको रोका जा सकता है। इसके बावजूद लगभग 3-3.25 लाख औरतें डेथ होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये WHO की स्टडी में आपको बता रही हूँ। मैं फिर से बता रही हूँ, देखिए ये सर्विक्स है, यहाँ कोई भी ग्रोथ होगी इसको अपन कैंसर बोलेंगे, ठीक है, माउथ ऑफ द यूट्रस में अगर आ रहा है तो। ये नॉर्मल सर्विक्स आप देखिए ऐसे दिखेगी, ये इसका ट्रांसेक्शन है, मतलब यूट्रस को ट्रांसकट किया है। ये आप देखिए ग्रोथ पहले छोटी सी है, फिर यहाँ ये थोड़ी बड़ी हो गई है और आसपास इन्वॉल्व हो गई। ये स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 में देखिए आसपास ये पहुंच गया। 4 का मतलब स्टेज 4 आपने सुना होगा ना, स्टेज 3 कैंसर, स्टेज 4 कैंसर। स्टेज 4 का मतलब पूरी बॉडी में फैल गया, स्टेज 3 का मतलब अपने आसपास के एरिया में फैल गया, ठीक है। तो स्टेज 1 और 2 सेफ है, जिसमें हम उनको रोक सकते हैं क्योंकि वो लोकल रहते हैं। अपने यहाँ पे आप मानिए कि हर ये सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज है डेथ का कैंसर जो है, और हर 8 मिनट में एक औरत की डेथ होती है। इंडिया की स्टडी में बता रही हूँ, लगभग 70,000 औरतें उनकी डेथ होती है, हर 8 में से एक लेडी की डेथ हो रही है। तो जो कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसका कारण जो है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है एक वायरस। वायरस आजकल सबको पता है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस नहीं है, ऐसे एक होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, अपन शॉर्ट में उसको कहते हैं HPV वायरस। HPV वायरस जो है ये वायरस का ग्रुप है, मोर देन 200 वायरसेस इसमें होते हैं, जिसमें 40 वायरस ऐसे हैं जो सर्वाइकल कैंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये HPV वायरस और भी कैंसर करता है, लाइक एनस का, वल्वा का, वेजाइना का, इनका भी कैंसर करता है। पर हम यहाँ कंसर्न है सर्वाइकल कैंसर के लिए। इस टाइप का ये वायरस दिखता है, सेम कोरोना वायरस भी ऐसे दिखता है, स्पाइक प्रोटीन है ना, ऐसे ये भी वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ये, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये फैलता है हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिशन, मतलब कि कांटेक्ट से, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, जेनिटल स्किन की स्किन कांटेक्ट से। कभी कभी नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिट भी हो सकता है, अगर हम माँ से, कोई माँ को इन्फेक्शन है उससे बच्चे को आ सकता है, या फिर वो यूज करती है चीजें जैसे कि से बेडशीट, चादर, टॉवल, सोप, उनसे वो ट्रांसफर हो सकता है। सब रिस्क किसका है सर्वाइकल कैंसर का? जैसे मैंने बताया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, इसका मतलब अगर आपकी कम एज में फर्स्ट सेक्सुअल एनकाउंटर हो गया है आपका तो आप रिस्क पे हैं। अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो आप रिस्क पे हैं। अगर आपके हस्बैंड के मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो आप रिस्क पे हैं। अगर आपको और कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं, लाइक बहुत सारी गोनोरिया वगैरह, तो कोई पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज यानी इम्यूनिटी की कमजोर है तो भी हो सकता है उसको। और फिर कुछ हमारे ऊपर होता है कि अगर स्मोक है, कुछ दवाइयां जैसे मैंने बताई थी, और न्यूट्रिशनल फैक्टर तो हर कैंसर में है ही सही। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं सर्वाइकल कैंसर के? क्या होता है कि जब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैंने बताया रूटीन चेकअप के लिए कोई नहीं आता है, पर आना चाहिए। ये 2 चीजें हम रोक सकते हैं। बहुत दिल दुखता है जब अच्छे लोग भी आते हैं इस स्टेज में कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, मतलब इतना हेल्पलेस फील होता है कई बार। तो स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग, यानी कि इंटरकोर्स के बाद अगर आपके पीरियड नहीं है आसपास और ब्लीडिंग हुई है, इमीडिएटली कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर, गो फॉर अ चेकअप। और अगर बीच में आपको बहुत लंबी कोई ब्लीडिंग हो रही है या कोई भी ऐसी मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन है। और दूसरा साइन इसका इंपॉर्टेंट है कि कोई डिस्चार्ज है, फॉल स्मेलिंग, यानी इतनी बदबू आती है जैसे कोई चीज सड़ रही हो। पेशेंट ओपीडी में दूर से बैठा हुआ है, हमें पता चल जाता है कि ये 4थे नंबर का पेशेंट है, ये कैंसर। उसका लुक देखकर और उसकी स्मेल देखकर किसी भी ट्रीटमेंट से वो डिस्चार्ज ठीक नहीं होता है, और लुक ही अलग हो जाता है, पेशेंट का पता चल जाता है कि कैंसर का है। कहीं उसको बैक या लोअर एब्डोमिनल पेन और ये सब चीजें होती हैं। तो सर्वाइकल कैंसर हम डायग्नोज कैसे करते हैं? जो भी सेक्सुअली एक्चुअली बाहर तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर पेशेंट का वो टेस्ट शुरू कर देते हैं सेक्सुअली एक्टिव एज में, 21 ईयर्स के बाद में एवरीबॉडी टिल 65 ईयर्स ऑफ एज ये टेस्ट
होने चाहिए कि कौन सा पेशेंट जो ये हाई रिस्क ग्रुप में है और किन पेशेंट को ये हो सकता है। ये दिखाया मैंने, ये नॉर्मल सर्विक्स है जो हम नॉर्मल में देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर्वाइकल कैंसर की, कि ये बॉडी का ऐसा पार्ट है जिसको कोई एक सिस्टर, एक आया भी देख सकती है अगर उसको समझ में आ जाए। ये इतनी छोटी सी चीज है कि कोई भी एनीबडी कैन सी, अगर डाल के स्पेकुलम, और कोई भी देख सकता है, डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है। कुछ दवाइयां यहाँ सर्विक्स पे लगाकर और हम उसके कलर चेंज से भी पता चल जाता है। तो ऐसा पार्ट है जो विजिबल है, फिर भी हम उसके कैंसर को नहीं रोक पाते हैं। तो एग्जैक्टली स्क्रीनिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा पैप टेस्ट कहते हैं, पैप स्मीयर टेस्ट, जो हर किसी का 21 साल 22 साल के बाद तो होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है अपने देश में तो कोई बात नहीं, 30 साल के बाद तो आप करा ही लीजिए, एवरी 3 years, रोज हर साल कराने की जरूरत नहीं। अगर एक आपका नॉर्मल है, आप 3 साल के बाद फिर कराएंगे, और ये कंटिन्यू करेंगे 65 years की एज के। 65 years में हम स्टॉप कर देते कि अब आपको कैंसर नहीं हो सकता है। बहुत बार जैसे मैंने बताया, कोई चीज हम जैसे विनेगर है, कोई एसिटिक एसिड है, ल्यूगोल्स आयोडीन, ये लगा के भी चेक कर सकते हैं कलर चेंज होने से। सिंपल सर्विक्स ने एक सिंपल स्पैचुला से थोड़ा सा यहाँ का पानी बस लेना होता है, कुछ नहीं, और उसको एक स्लाइड में डालकर, और ये टेस्ट होता है, ये पैप स्मीयर होता है। कभी कभी किसी के पैप स्मीयर में अगर कोई गड़बड़ होती है, एबनॉर्मल पैप स्मीयर हो जाता है, तो आजकल एक और चीज है जिसको हम कहते हैं कोल्पोस्कोपी। कोई भी स्कोप मतलब देखना, मानिए है ना, अभी मैंने बताया था लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, ऐसी कोल्पोस्कोपी होती है। तो एक मशीन होती है छोटी सी, जिसको हम वीडियो से कनेक्ट करके, इसको भी हम टीवी पे या मॉनिटर पे देख सकते हैं। किसी भी पेशेंट को जिसका की फैमिली हिस्ट्री हो, सस्पिशियस हो, पैप स्मीयर एबनॉर्मल हो, है ना, डिस्चार्ज ज्यादा हो, और किसी को वॉट्स, एचपीवी वॉट्स भी होते हैं, जेनाइटल वॉट्स होते हैं, उसके फोटो मैं आपको शायद इसमें है नहीं, तो उन ऐसे पेशेंट्स के लिए जरूरी होता है। ये इस टाइप के होते हैं वीडियो कोल्पोस्कोपी सी, ये अपने को सर्विक्स दिख जाता है यहाँ पे। सो इट्स वेरी कन्वीनियंट, इजी, पेनफुल नहीं है, ओपीडी प्रोसीजर है, एडमिट होने की जरूरत नहीं है, इट टेक्स ओनली 10 minutes। वीडियो कोल्पोस्कोपी आजकल लगभग हर जगह अवेलेबल है। और सर्वाइकल कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम इसका, जैसे मैंने बताया था, एडोलेसेंस मतलब यंग गर्ल्स में अगर हम ये चीज शुरू कर लें, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये एक ऐसा कैंसर है जो स्टेजेस होती है ना इसकी, फर्स्ट स्टेज के पहले भी एक, जब ये स्किन के अंदर है, जिसको CIN कहते हैं, इसमें 10 से 20 साल लगते हैं पेशेंट को कैंसर बनने में। 10 से 20 साल बहुत लंबा टाइम है। उस टाइम पे भी अगर आपने एक बार चेकअप करा लिया तो काफी हद तक इससे आप बच सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिवर्सिबल है, यानी कि जब CIN 1 है वो वापस नॉर्मल आ सकता है, CIN 2 जाएगा फिर नॉर्मल आ जाएगा, तो बहुत बार ये खुद नॉर्मल भी आ जाता है। तो इसलिए आपको चेकअप कराएंगे, आप काफी हद तक अपने आप को सेव कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि ये जो वायरस है, ये जो कैंसर है, ये वायरस से होता है, HPV इंफेक्शन से। तो आजकल इसकी एक वैक्सीन आ गई है, अभी वैक्सीन सब लोग लगा रहे हैं ना, ऐसे इस वायरस की वैक्सीन है, HPV वैक्सीन। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसको लगाना जब हमारे सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ ही ना हो, मतलब कि यंग गर्ल्स, अनमैरिड गर्ल्स, वी कैन स्टार्ट एट द एज ऑफ 9, 10, और वहां उनको हमको 2 ही डोज लगानी पड़ेगी। एक फर्स्ट डोज कभी भी 0 डोज, और दूसरी डोज उसके 6 महीने के बाद। और उसके बाद 14 साल के बाद 15 साल से 45 साल तक का डेटा है, पर आगे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये वैक्सीन अभी आई है, 45 साल तक का इनका भी एक्सपीरियंस हुआ है, 45 साल की एज तक का जिनको लगाया था, पर ऐसा नहीं है, आगे भी आप लगवा सकते हैं। तो इनमें हमें इनकी 3 डोज देनी पड़ती है। पैप टेस्ट हर किसी को, जैसे मैंने बताया, करना है। वैक्सीन इसलिए जरूरी है आइडियली, क्योंकि ये हमारे को, हमारी जो कमिटी है, WHO है, पीडियाट्रिक यूनिट है, सब लोग कहते हैं कि ये वैक्सीन जरूर आप लगवा लें। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि प्लीज अगर नहीं लगवाई है तो ये लगवा लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग 15 साल से ऊपर ही होंगे सब, तो 3 डोजेस लगेंगी, फर्स्ट पहले मंथ में, सेकेंड दूसरे मंथ में, और तीसरी डोज जो है पहले डोज के 6ठे महीने में। 1-2 दिन आगे पीछे चल सकता है, पर प्लीज ये लगवा लीजिए। और अगर हम इसको अर्ली स्टार्ट जैसे कर लेते हैं यंग गर्ल्स में, तो उनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक चीज और है, ये जो वायरस है, ये जो वैक्सीन है, ये अगर आपको वायरस इन्फेक्शन ऑलरेडी है उससे आपको नहीं बचा सकता है, पर नया वैक्सीन के बाद नए वायरस आपको नहीं लगेंगे। अभी आप लोग जैसे कोरोना में सुन रहे हो ना कि किसी को वैक्सीन लग गई फिर भी इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसे ही जो बॉडी में ऑलरेडी है आपके HPV वायरस है अगर, तो वो तो इन्फेक्शन करेगा, पर वैक्सीन के बाद आपको नए स्ट्रेन से इन्फेक्शन नहीं होगा।
2 तरीके की वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है। एक होती है सर्वारिक्स, जो 2 टाइप के, एक्चुअली मैंने बताया ना कि इसके 200 वायरसेस है डिफरेंट टाइप के, 16 और 18 नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, तो सर्वारिक्स उनको रोकती है। एक और अपने पास है जो गार्डासिल है, ये है जो कि कुछ वार्ड्स के वायरसेस को भी रोकती है। अमेरिका में एक और आती है नैनो के नाम से, जिसमें कि 9 चीजें वो रोकती, पर वो इंडिया में अवेलेबल नहीं, अपने पास 2 ही चीजें ये हैं। तो सर्वाइकल कैंसर आराम से हम ट्रीट कर सकते हैं सक्सेसफुली, अगर हर पेशेंट किसी न किसी डॉक्टर के पास एक बार पहुंच जाए। एक तो पैप्समेयर टेस्ट जरूरी है हर तीसरे साल, बहुत बार पैप्समेयर के साथ हम ये टेस्ट अगर आपने कराया तो हर 5 साल में इसको रिपीट करना है। और कोल्पोस्कोपी जो मैंने आपको भी बताया, बहुत बार अगर कोई सस्पिशियस यानी कि हमें संदेह होता है कि यहाँ पे कैंसर हो सकता है, तो उसकी बायोप्सी ले सकते हैं, उस बायोप्सी से डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस कैंसर में हम इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो ये चाहेंगे कि हम कैंसर प्रिवेंट कर लें। पर एक चीज है, अगर किसी को जख्म है, लगातार वाइट डिस्चार्ज है, पर्टिकुलरली नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट्स को या जिनका हाइजीन पुअर होता है, तो उनको उस जगह पे क्रायो मतलब कि बर्फ की सिकाई की जाती है, ताकि वो एरिया आपका स्किन वापस आ जाए और वो एरिया ठीक हो जाए, ताकि कैंसर ना हो। तो ये क्रायो जरूर, क्रायो या कॉटरी भी होती है बहुत लोग, पर क्रायो इज बेटर। तो क्रायो के लिए जरूर आप लोग जा सकते हैं, पर ये आपका डॉक्टर ही गाइड करेगा आपको, जब एक बार वो कोई भी आपको एग्जामिन करेगा। तो सर्वाइकल कैंसर 100% अगर हम रोक सकते हैं इसको, अगर पेशेंट एजुकेट कर ले हम, उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो और वैक्सीनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है रोकने के लिए कैंसर को, क्योंकि बिल्कुल 100% हम इसको रोक सकते हैं। तो स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ी सी भी आपको परेशानी हो रही है तो प्लीज कंसल्ट आपके डॉक्टर को कीजिए। कोई भी आपको एबनॉर्मल चीज दिख रही है, गो एंड टॉक टू देम। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अपने देश में इलिटरेसी बहुत है लोगों के को, और लोग सही गलत समझ नहीं पाते बहुत बार। तो प्लीज आप लोग जितने लोग ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, अपने घर में, अपने परिवार में बाकी लोगों से, बाकी लेडीज से चीजें शेयर कीजिए कि हाँ हम इसको रोक सकते हैं, हम ये चीज पहले टाइम के पहले पकड़ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक और लाइफ का चेंज होता है किसी भी लेडी के लिए, जिसको कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब कि पॉज मतलब रुकना, मेनू मतलब पीरियड्स, पीरियड्स का रुकना, जो बहुत बार लेडीज को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो हम 5-7 मिनट इस पे भी एक बार टच कर लेते हैं, मेरे ख्याल में है टाइम अपने पास अभी थोड़ा। प्लीज हर्षा मुझे बता देना अगर कुछ। सो मेनोपॉज मतलब कि क्लॉक हम रोक सकते हैं, रोक तो नहीं सकते इनफैक्ट, पर हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। रोकना तो गलत बोल दिया मैंने, क्योंकि मेनोपॉज रोक नहीं सकते, ये एक सिस्टम है हमारा, पर इसमें भी टाइम है। मतलब कि एग्जैक्टली मेनोपॉज आने के पहले, यानी एग्जैक्टली आपके पीरियड्स रुकने के पहले कम से कम 8 साल से 10 साल पहले से थोड़े थोड़े चेंजेस शुरू हो जाते हैं। अगर नॉर्मली एज जैसे 45 से 55 में आपको थोड़े थोड़े शुरू हो जाएंगे सिम्टम्स हल्के हल्के, ताकि बॉडी आपकी एडॉप्ट करते जाएगी। देखिए भगवान भी बड़े अच्छे से सिस्टम बनाए, उसने एक दिन में सडनली स्टॉप नहीं किया, सडनली आपके हार्मोन्स को नहीं स्टॉप किया, उसने धीरे धीरे किया, ताकि आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाए उस चीज के लिए, मेंटली भी आप उसको एक्सेप्ट कर पाए, फिजिकली भी आप स्ट्रॉन्ग बन पाए। ठीक है, तो अगर हम नंबर देखा जाए, एवरेज एज अब जो हो गई है वो 51। मुझे याद है जब हमारी दादी नानी या मम्मी के टाइम पे ये एज शायद 45 थी, पर बिकॉज अब हम देख रहे हैं फीमेल की डाइट अच्छी हो गई है, अवेयर अच्छे हो गए लोग बाग, ध्यान रखते हैं अपना, तो मेनोपॉज की एज थोड़ी लेट हो गई है। और मेनोपॉज कहा कब जाता है, जब आपको कम से कम 1 साल तक पीरियड्स नहीं आए। मेनोपॉज आने के पहले कभी कभी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं आपके, कि 2 महीने में आ रहे हैं, 2.5 महीने में आ रहे हैं, ब्लीडिंग स्कैंटी हो रही है, तो वो मेनोपॉज नहीं कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब आपको 12 महीने तक नहीं आए। लगभग 8 साल मेनोपॉज के पहले आपके चेंजेस शुरू हो जाते हैं। देखिए फीमेल हार्मोन अभी मैंने जिक्र किया था, एस्ट्रोजन। आप देखिए एस्ट्रोजन कितनी बढ़िया पिंक लेडीज दिख रही हैं 20, 30, 35 में, कितनी बढ़िया दिख रही हैं, फुल एकदम पिंक की, पूरे एस्ट्रोजन से भरपूर हैं। जैसे ही एज आपकी 40 आती है, धीरे धीरे एस्ट्रोजन आपका कम होना शुरू हो जाता है। एवरी विथ ईच 10 years पासिंग आप देख रहे हैं, धीरे 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 पहले तले जमीन खिसकती जा रही है, क्योंकि एस्ट्रोजन आपका कम होता जा रहा है। एस्ट्रोजन डिफिशियंसी जो है, जो मेनोपॉज बता रहा है।
मेनोपॉज का क्या मतलब होता है कि आपके ओवरीज से हार्मोन नहीं बन रहे, अंडे नहीं बन रहे, हार्मोन्स नहीं बन रहे। दो इंपॉर्टेंट हार्मोन का नाम आप याद रखो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो है ये इंपॉर्टेंट है अपनी फेमिनिटी को मेंटेन करने के लिए, फीमेल्स की स्किन, बाल सबको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो आप देखिए ये पीक पे रहता है हमारा 20-30 साल में, धीरे धीरे ये डाउन होना शुरू हो गया। ये एज इसने मेनोपॉज दी है तो धीरे धीरे ये डाउन होना शुरू हो गया है। स्टेजेस इसकी कैसे होंगी? जब मेनोपॉज के पहले वाला स्टेज है प्री मेनोपॉज, उसके आसपास से पेरी मेनोपॉज। प्री मेनोपॉज मतलब आराम से आपको नॉर्मल पीरियड्स आ रहा है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफस्टाइल चल रही है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप फुल ब्लोन अपने उसमें अच्छे से आपका एस्ट्रोजन है। पेरीमेनोपॉज मतलब से 35 के बाद थोड़ी थोड़ी आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम, इरेगुलरिटी, एस्ट्रोजन थोड़ा थोड़ा डाउन शुरू होता है, और यहीं पे थोड़े थोड़े आपको मेनोपॉज के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि थोड़े पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, थोड़े रात में पसीना आ जाता है, कभी कभी हॉट फ्लैशेस, मतलब कि चेहरे से अचानक आपको बैठे बैठे लगेगा कि मुझे बहुत ज्यादा हीट निकल रही है ना। तो ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं, और पीरियड स्टॉप होने के बाद में आप इनको परमानेंट मेनोपॉज कहते हैं। तो ये जो पिक्चर है ये यहाँ पे फुल ब्लोन पिक्चर आ जाएगी मेनोपॉज की, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगी, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ये हार्मोन्स जैसे जैसे आपका एस्ट्रोजन देखिए डाउन हो रहा है, आपके प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं। यहाँ पे 65 ईयर्स तक का एज का दिखाया है, उसके बाद ऐसा नहीं कि मेनोपॉज नहीं है या औरतें नहीं है, और उसके बाद क्या होता है, यूज्ड टू हो जाती हैं औरतें, तो आगे का डेटा ही उन्होंने नहीं दिया है। पेरीमेनोपॉज में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आपको हॉट फ्लैशेस के, नाइट स्वेट्स, मतलब कि रात में अचानक आपको लगेगा बहुत ज्यादा पसीने में भीग गए हो, मूड चेंजेस, कई बार आप खुद समझ नहीं पाते कि क्यों इतनी इरिटेशन मुझे हो रही है ना, कई बार हमें लगता है, या वेजाइनल बिल्कुल ड्राई हो गई, स्लीप प्रॉब्लम आती है क्योंकि रात में पसीना आ रहा है, कभी रात में आपको नींद नहीं आ रही है, वेट आपका इंक्रीज होता जाएगा थोड़ा थोड़ा। वैसे तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं मेनोपॉज के, खूब इनसे भी और ज्यादा हैं, पर जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो मेनोपॉज के होते हैं, इरेगुलर पीरियड्स या पीरियड्स नहीं बंद हो जाएंगे, हॉट फ्लशेस मतलब आपको लगेगा मैं दिन भर पंखे या एसी के सामने रहूं, है ना, आपको कंसंट्रेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको रात सो नहीं पा रहे हो, आप नींद नहीं आ रही है, कभी पसीना आ जा रहा है, कभी स्लीप डिस्टर्बेंस है, आपका लिबिडो मतलब सेक्स ड्राइव कम हो जाएगा क्योंकि वेजाइना ड्राई है, आपको लगता है पेनफुल हो जाती है सारी चीजें बहुत ज्यादा, और क्योंकि नींद पूरी नहीं होती आप सारा दिन थके रहोगे, मूड आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो और कभी आपको लगेगा कि सारे लोग आराम से बैठे हैं, गर्मी लग रही है और आपको ठंड लगेगी, कभी सबको ठंड लग रही है, आप पसीने पसीने में डूब गए हो। ये देखिए ये हॉट फ्लैशेस ऐसे चेहरे के किनारे से या गले के यहाँ से एकदम आपको लगेगा तेज, जैसे आप गैस के सामने कभी खड़े होते लपट लगती है ना, ऐसे ये हो जाएगा। वेट गेन आपका होता जाएगा, और मूड चेंजेस, मूड ऐसे हो जाएगा आपका, किसी को पता नहीं, घर में सब बच्चे बोलेंगे मम्मा को पता नहीं क्या हो गया आजकल, कोई समझ नहीं पाता आपकी प्रॉब्लम, कई बार लेडीज खुद भी समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है ना। तो कभी फुल मून है, कभी कभी बिल्कुल आप अमावस्या हो गई है। बॉडी जो है ये एप्पल शेप, यहाँ पे फैट डिपॉजिट हो जाता है, लोअर एब्डोमेन एंड थाइज, पहले आप पियर शेप के थे, अब आप मेल टाइप का ये हो गया आपको, जो कि अनवांटेड चेंजेस है, कोई नहीं चाहता इस टाइप का मोटा होना, पर ये मेनोपॉज का सिम्टम है, और वेट ये कम नहीं होता है। ये सब होता है मेनोपॉज जब आपका एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाएगा। अगर हम टॉप से बॉटम बॉटम शुरू करेंगे तो बाल आपके पतले हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, झड़ने लग जाएंगे, है ना, मूड आपका चेंज होता रहेगा, आपको रातों को नींद नहीं आएगी, हॉट फ्लैशेस होंगे, फेस पे आपके झुर्रियां, क्योंकि फैट आपका कम हो जाएगा, स्किन लूज हो जाती है क्योंकि एस्ट्रोजन स्किन को टाइट रखता है, ठीक है, ब्रेस्ट आपके सैग हो जाएंगे, ठीक है, आपका मन कुछ करने को करेगा नहीं है, आपका सेक्स ड्राइव कम हो जाएगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो होती है यूरिन की, यूरिन आप होल्ड नहीं कर पाते हो, जब तक आप चाहते हो कि अब मैं जाऊं बाथरूम तब तक आपको लगता है कि पैंटी गीली हो गई है, या रिकरेंट आपको इन्फेक्शन होता है यूरिन का, या फिर रिकरेंट वेजाइनल इन्फेक्शन, क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी की वजह से दीवारें पतली हो जाती हैं। यहाँ पे जब दीवार पतली है तो इन्फेक्शन आपको बार बार होता रहता है। तो ये सब कारण होते हैं आपके मेनोपॉज सिम्टम्स के। दो इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं, कोई भी फीमेल जब तक वो मेंस्ट्रुएट यानी जब तक उसको महिवारी आ रही है तब तक उसका बोन भी अच्छी होती है, और एस्ट्रोजन जो है ये आपके हार्ट को हार्ट अटैक से बचाता है और आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। आप देखिए ये फीमेल है ये मेल है, ठीक है, फीमेल में देखिए आपके पीक है यहाँ पे एस्ट्रोजन का, तो आपकी बॉडी बोन मास आपका सबसे अच्छा है,
जैसे ही आपकी पीरियड्स उड़ने की टाइम आएगा, एस्ट्रोजन कम होता चला जाएगा और बोन मास एकदम आपका कम होता चला जाएगा। बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि बार बार उनको फ्रैक्चर हो जाता है, रिकरेंट फ्रैक्चर्स होते हैं क्योंकि बोन एकदम वीक हो जाती है, ऑस्टियोपोरोटिक बोन हो जाती है। ठीक है, ये एक स्टार्ट लाइफ किसी भी लेडी की या एक छोटे से बच्चे से शुरू होती है, धीरे धीरे ग्रो करते हैं हम। बिल्कुल ये आपका पीक है एस्ट्रोजन का लेवल है, आपका रिप्रोडक्टिव लाइफ, प्रेगनेंसी चल रही है, फिर धीरे धीरे यहाँ आप थोड़े से वेट गेन होना शुरू हुआ और यहाँ तक पहुंचते आपकी बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी हो जाएगी। आप बहुत लोगों को देखा होगा झुक के चलते हैं, ये उनकी मजबूरी नहीं है, ये मेनोपॉज की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे। ऐसी क्या चीजें हैं जिससे हम इन सिम्टम को हम रोक तो नहीं सकते, ये तो नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल बॉडी का प्रोसेस है जो भगवान ने बनाया है, पर हम बहुत हद तक इसको कम कर सकते हैं, हमारी सफरिंग जो है उसको हम कम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अल्कोहल, स्मोकिंग, नो नो नो, टाटा बाय बाय। बहुत अच्छा खाना खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, अच्छी मल्टीग्रेन्स खाइए, मैदा आटा नहीं मल्टीग्रेन्स की चीजें लीजिए। फैट आपको जितना कम कर सकते हैं, हाँ घी तेल जितना कम कर सकते हैं वो कीजिए। एक विटामिन डी बहुत जरूरी है क्योंकि लोग घर में रहते हैं, निकलते नहीं है, सन एक्सपोजर नहीं होता है। कैल्शियम आपको लेना है और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन डी जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कीप एक्टिव, घर के कोने में नहीं पड़े रहना है कि मेनोपॉज हो गया, बहुत कोई प्रॉब्लम आ गई, दुनिया में पहाड़ टूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू कीप योर सोशली इंगेज, आप अपने आप को इंगेज रखिए किसी न किसी काम में, जो आपके हॉबीज हैं उसको रखिए और एक्टिव रहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और वेट अपना बिल्कुल नॉर्मल रखना है। अगर बहुतों को इसमें डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं क्योंकि वो कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया, मुझे मूड ऐसा क्यों हो रहा है, घर वाले भी नहीं समझ पाते। तो सबसे पहले घर वालों को आपको बताना है, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को कि ये प्रॉब्लम मेरी है, सो दैट कि वो समझे कि क्या हो रहा है। अपने फ्रेंड सर्कल के, आज मैंने देखा आप लोगों ने बहुत चैट की है ना, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिले शायद, तो अब सोशलाइज करना था कि एक दूसरे से टेंशन हम शेयर कर सके, बातें हम शेयर कर सके। एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, हेल्दी खाना खाना है, अल्कोहल स्मोकिंग मैंने कहा नो नो, बिग नो नो। और मेडिटेट करें। स्ट्रेस, मेडिटेशन से क्या होता है, मेडिटेशन से दुबले नहीं होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। स्ट्रेस कम होने से आप चीजें अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। रेगुलर एक्सरसाइज, सोशल सपोर्ट, जो हॉबी जो आपने पहले अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी में नहीं पूरी कर सकी है वो आप कीजिए, कुछ भी, राइटिंग, रीडिंग, बोलना, एनीथिंग। दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो है एस्ट्रोजन हम खाने से कैसे लें, है ना। कुछ नेचुरल चीजें हैं जिनमें एस्ट्रोजन होता है, जिसको हम कहते हैं फाइटोएस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये कुछ चीजों में होता है, जैसे कि टोफू है ना, ब्रोकली है, कुछ मिलेट्स हैं, मतलब रागी है, और फाइन अनाज है। ठीक है, नट्स है, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, कुछ आपके बेरीज हैं, इसमें डेट्स है, प्लम्स है, क्या कहते हैं उसको, खुरमानी है। ठीक है, बीन्स में बहुत अच्छा फाइटोएस्ट्रोजन होता है, लहसुन में बहुत अच्छा होता है। एक हैबिट बनाइए, कैल्शियम हमारा रिक्वायरमेंट दूध, दही, इनसे होता है, तो मेक इट अ हैबिट कि एक दही का कटोरा में खाना ही है। बहुत बार इन सबसे अगर नहीं आराम आता है पेशेंट को, तो बहुत बार उसको थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए जो एस्ट्रोजन आपका कम हो गया है बाहर से देना पड़ता है। नेचुरल एस्ट्रोजन यानी बॉडी के जैसा एस्ट्रोजन होता है, या एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, या फिर कुछ और, ये दे सकते हैं। पर ये इसके लिए आप ओवर द काउंटर नहीं खरीदेंगे, ये दवाइयां बहुत ध्यान से, और कोई डॉक्टर ही, गायनेकोलॉजिस्ट ही आपको दे सकता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें आती, गोलियां भी आती हैं, जेल भी आता है, पैचेस भी आते हैं, इम्प्लांट्स भी आते हैं, और मैंने मेरे ना आपको बताई थी वो भी एक हार्मोन वाली HRT में यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर बिना डॉक्टर की सलाह के ये नहीं लेना है, हरगिज नहीं लेना है। आप सबने इतने अच्छे से सुना, बस मेरी एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज आप लोग अभी 45 के अंडर हो, आप लोग का 1 मई से शुरू हुआ है वैक्सीनेशन, प्लीज गो एंड वैक्सीनेट योरसेल्फ। आप अपने आप को सेफ करिए, अपने घर वालों को सेफ कीजिए। और ये बहुत अच्छा कि आपने जूम मीटिंग पे इसको रखा, क्योंकि मेरा भी यही है, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, और ये मैंने लास्ट में दिखाया है, ये हमारी जो टेरिटरी मैंने दिखाई थी, ये गार्डन है, मतलब कि एक लेडी सारे घर को संभाल सकती है, सारी पृथ्वी को संभाल सकती है। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंट हियरिंग। Thank you so much, Rajni ma'am. Thank you very much.
आपका सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव था और जैसे मैंने बहुत सारी चीजें जॉट डाउन की है वैसे मुझे पता है मेरी सभी फ्रेंड्स ने जॉट डाउन किया होगा। मैम जो बर्थडे नॉर्म्स आपने बोला हम बिल्कुल अपनी फैमिली में उसको अपनाएंगे। जो डॉक्टर्स हैं, थैंक यू मैम, उनको भी सब हम बोलेंगे। और रूटीन चेकअप का भी आइडिया बहुत अच्छा है। रूटीन एक्चुअली मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज गो फॉर अ रूटीन चेकअप, प्लीज प्लीज प्लीज। मैम आज के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये वाली चीजें करने वाले हैं एंड आई आल्सो प्रॉमिस दैट आई विल डेफिनेटली गो एंड देयर आर डॉक्टर्स। आप सोचिए कि थोड़ी सी चीज अगर हम करके हम अपने आप को सेव कर सकें तो इट्स अ बिग एसेट फॉर योर फैमिली, फॉर कंट्री, हाँ जी, थैंक यू हर चीज के लिए। तो ये अर्चना जी, नाउ वी कैन वी टेक क्वेश्चन आंसर? ये अब टाइम आप देख लीजिए, क्वेश्चन यू कैन आस्क आप अपने टाइम के हिसाब से। आई थिंक मैंने तो टाइमली खत्म कर दिया है। हाँ जी मैम। अर्चना जी, क्वेश्चन आंसर प्लीज। ओके, नाउ आवर स्टेज इज ओपन, we can have question answer round. You can please raise your hand, whoever wants to ask any question, raise your hand, I'll unmute. Don't unmute yourself, please. रचना जी दिख रही हैं? Hello ma'am, Rajni ma'am, wonderful session. I am Preeti. मैम मुझे ये पूछना है कि जो मेंस्ट्रुअल कप हैं अभी वो विद ऑल ग्रेड्स ऑफ ए ग्रेड हाइजीन और हैंड हाइजीन हम रखेंगे तो हाउ सेफ दे आर? देखिए वैसे तो सेफ है, बाहर की कंट्रीज में विदेशों में तो बहुत पहले से लोग यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली क्या होता है अपने यहाँ पे बहुत सारे लोग उसको हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो अपने यहाँ पे जो सिस्टम है वो तो उसको हम निकाल भी सकते हैं और निकाल के उसकी जांच करा सकते हैं पैथोलॉजिकली, पर 99% वो कैंसर नहीं होती है। मैम इट इज मतलब ड्यूरिंग पीरियड्स आने के पहले वो बहुत दर्द करती है। हाँ तो वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस से आपको दवाइयाँ चाहिए होंगी, कुछ दवाइयाँ आपको देनी पड़ेंगी, वो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार बात कर लें, वो आपको दिखा देंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जब लिखना मतलब क्या है कि बहुत वंडरफुल, जैसे प्लस कहाँ से लिखते हैं मुझे पूछना है, रेड भी जाएगा, रेड में नाम भी तो चेंज होता है।